दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। सीएम योगी की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही थी। 2 घंटे तक यह समीक्षा बैठक चली। लखनऊ में मौजूद कोविड-19 हॉस्पिटल और बेड्स की जानकारी दी गई इसमें मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट देखी है। लगातार हमने आपको इस बैठक के बारे में अपडेट किया है। हमने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री बढ़ते संक्रमण की वजह से बहुत चिंतित हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, काफी अहम बैठक थी। लगभग 2 घंटे ये बैठक चली है। मुख्यमंत्री की इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपी गोयल, संजय प्रसाद, अवनीश अवस्थी, ये तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की नकेल कसी, अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों की झड़प लगाई और अधिकारियों को डांटा है। और तीसरे मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे केस, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखनऊ में जितने केस एक दिन में आए हैं उतने तो कभी नोएडा, गाजियाबाद, आगरा में नहीं आए। इसके लिए कौन है जिम्मेदार और किसकी लापरवाही है? मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि प्रदेश में लखनऊ में सर्वाधिक एक्टिव केस बढ़े हैं, ये इसका जवाब कौन देगा? कई बार ऐसे मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशेंट को 1-2 दिन घर से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि इसकी जानकारी हमारे पास है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में एपिडेमिक एक्ट के तहत अब सख्ती हो रही है, पहले क्यों नहीं की गई? पहले जो लापरवाही हुई है कौन जिम्मेदार है? और साथ ही साथ कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के बीच में समन्वय क्यों नहीं है? जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के बीच में समन्वय क्यों नहीं है? और इस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हुआ, अगर समन्वय नहीं हुआ, अपनी कार्यप्रणाली आप लोग समझा लें, ठीक कर लें, नहीं तो फिर आगे आप पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तमाम सुझाव दिए, तमाम बातें समझी और तमाम तरह के निर्देश दिए, लेकिन मुख्यमंत्री काफी सख्त थे और बहुत ही हल्क लहजे में उन्होंने अधिकारियों से बात की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर के बिकरू कांड ने एक बार फिर यूपी में गैंगस्टर की दहशत को लोगों की आंखों के सामने ला खड़ा किया है। विकास दुबे अकेला नहीं था कि उसकी दहशत से पुलिस वाले भी डरते थे। हालांकि विकास दुबे की कहानी अब सामने आई है, लेकिन आतंक की यह कहानी नई नहीं है। बरसों से उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर्स फलते फूलते रहे और यूपी के सुशासन को बम बारूद से मटियामेट करते रहे। आज हम आपको बताएंगे उन गैंगस्टर्स की कहानियां जिनका खौफ शासन से लेकर सियासी गलियारों तक था। देश में जेपी आंदोलन चल रहा था। छात्र नेता देश को बदलने के जुनून में सड़कों पर तरह तरह के आंदोलन में जुटे थे। वहीं गोरखपुर के छात्र अपने वर्चस्व को कायम करने में जुटे थे। उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 2 छात्र नेता थे, एक बलवंत सिंह और दूसरे हरिशंकर तिवारी। इन दोनों में हमेशा वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। वो दौर था जब जाति को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जाती थी। जिले में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखने में जुटे थे। हरिशंकर तिवारी उस वक्त राजनीति में उठे थे। देश में नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देश समाजवाद की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन गोरखपुर में कुछ लोगों ने अपराध को राजनीति में बदल दिया। हरिशंकर तिवारी ने पूरी राजनीति की रूपरेखा ही बदल दी। अचानक लोग बंदूकें गिनने लगे थे, गाड़ियों के काफिले देखने लगे थे और ये देखने के लिए उत्सुक रहते थे कि किसके काफिले के आगे कौन रास्ता बदलता है। पहली बार हरिशंकर तिवारी जब विधायक बने तो वो जेल की सलाखों के पीछे थे। इसके बाद लगातार 22 साल तक वो चिल्लूपार सीट से विधायक रहे। इतना ही नहीं, 1997 से 2007 तक यूपी कैबिनेट मंत्री भी रहे। हरिशंकर तिवारी का अलग ही स्वैग था। वो निर्दलीय चुनाव लड़ते और जीतने के बाद जिसकी सरकार होती उसी में मंत्री हो जाते। 1980 से सक्रिय राजनीति में आने वाले हरिशंकर तिवारी ने सिर्फ 2 बार हार का मुंह देखा।
हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री अपराध की वजह से हुई थी। एक इंटरव्यू में हरिशंकर ने कहा था कि उस वक्त की वीर बहादुर सिंह की सरकार ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। 80 के दशक में तिवारी पर गोरखपुर में 26 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें हत्या और अपहरण के मामले भी शामिल हैं। सालों से पूर्वांचल में दिया जाने वाला हर ठेका रेलवे से लेकर खनन तक का या तो हरिशंकर तिवारी को या फिर उनके किसी आदमी के नाम पर ही दिया जाता था। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि उन्हें किसी भी माफिया से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जो खतरा बना था वो फिर जिंदा ही नहीं बचता था। 1970 के दशक में देश में जेपी आंदोलन चल रहा था। छात्र नेता देश को बदलने जा रहे थे, पर गोरखपुर के छात्र वर्चस्व कायम करने में जुटे थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता बलवंत सिंह हुआ करते थे, दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी। बलवंत सिंह को एक नया लड़का मिला, अपनी जाति का, वीरेंद्र प्रताप शाही। तिवारी ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे थे, शाही ठाकुरों का। वर्चस्व मतलब जमीन हड़पना, पेट्रोल भरा के पैसे नहीं देना, कोई आंख मिला के बात नहीं करेगा। दोनों के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई के दौरान ही रेलवे स्क्रैप की ठेकेदारी मिलने लगी। कहते हैं कि दोनों ने लड़के जुटाए, हथियार जुटाया और इटली के माफिया की तर्ज पर गैंग बना ली। लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके युवा विधायक रविंद्र सिंह की हत्या हो गई। कहते हैं कि इसके बाद ठाकुरों के गुट ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। गोरखपुर में माफिया राज हर तरफ फैल चुका था, सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। प्रदेश की राजधानी में इन दिनों दोनों गुटों ने अपनी अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी। दरबार लगने लगे, जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे। लोग कोर्ट जाने से बेहतर इनके दरबार को समझने लगे। कहते हैं कि इन दोनों के आशीर्वाद से तमाम छोटे बड़े माफिया का उदय होने लगा। वीरेंद्र प्रताप शाही का कद पूर्वांचल की धरती पर कितना था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल के लोग शाही को शेरे पूर्वांचल बुलाते थे। ये वो तमगा है जो यूपी में जनता की पसंद को बताता है। ये बताता है कि जब आप देश में इंडस्ट्री नहीं लाएंगे और सब कुछ सरकारी ठेके से करेंगे तो लोग अपराध को इज्जत से देखने लगेंगे। वर्चस्व का प्रभाव यहाँ के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र गोरखपुर विश्वविद्यालय पर रहा। दखलंदाजी यहाँ की छात्र राजनीति में रही। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण माफिया को संभालना था। वो इसके लिए गैंगस्टर एक्ट लाए, मतलब गुंडा एक्ट। वीरेंद्र प्रताप शाही को समाज और राजनीति में स्वीकार कर लिया गया था। पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए थे। इन पर आरोप लगता रहा कि ये कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था। पूर्व विधायक अंबिका सिंह, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश पासवान, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव आदि उनके नुमाइंदे बनकर लोगों के रहनुमा बन चुके थे। कहते हैं कि 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति और बिजनेस में तब्दील हो चुका था। निर्भय गुर्जर छोटी मोटी चोरी से की थी शुरुआत। 1961 में इटावा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का एक दिन यूपी में दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा, शायद कोई नहीं जानता था। निर्भय गुर्जर ने बचपन से ही मुश्किल दिन देखे थे। परिवार बड़ा था और आमदनी बेहद कम, जिसकी वजह से निर्भय सिंह छोटी मोटी चोरियां करने लगा और पुलिस की नजरों से बचने लगा। जब कारतूसों की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद मंगा लेते हैं बिचौलिया लोगों से, तो कहीं सेटिंग मैंने विदाई वहाँ से ले लेते हैं। निर्भय सिंह गुर्जर आगे चलकर दस्यू लालाराम गिरोह के संपर्क में आ गया। इन्हीं के साथ मिलकर हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। दस्यू निर्भय सिंह पर पहला मुकदमा साल 1989 में जालौन के थाना चुरखी में डकैती का लिखा गया था। निर्भय और उसके गैंग पर यूपी और एमपी में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। निर्भय गुर्जर को शराब और लड़कियों का भी शौक था। निर्भय ने सरला और नीलम नाम की 2 लड़कियों का अपहरण किया था। अपहरण किए जाने के दौरान दोनों लड़कियां नाबालिग थीं। कई साल गैंग में रहने के बाद दोनों बीहड़ के जीवन में रम गईं। निर्भय लड़की और शराब का काफी शौकीन था। उसके साथ उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा रहती थीं। उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी-शर्ट पहनती थीं।
में अगर बागपन में करता हूँ तो 25 दिन के अलावा मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, तुरंत गोली मारूंगा। समय के साथ साथ दस्यु निर्भय गुर्जर का खौफ बढ़ता जा रहा था। बताया जाता है कि इसी दौरान उसने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपना भाई तक कह डाला था। आत्मसमर्पण मैं करने को तो तैयार हूँ, अगर होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में ही होंगे, और ये अगर मुलायम सिंह मुझे सरेंडर नहीं करवाते हैं तो ऐसे ही जंगल में हम बने रहेंगे। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। निर्भय ने यहाँ तक कह दिया था कि सपा उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। इसके बाद से निर्भय के सफाई का अभियान तेज हो गया। आज तो श्याम ने ही इतनी बड़ी गद्दारी की है कि अपने माँ को ही लेके भागा, अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं भागा, ये केवल मुझे दुख है। निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम निर्भय की कथित पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया। इससे निर्भय को काफी दुख पहुंचा था, जिसके बाद जालौन में पुलिस सतर्क हुई और उसके ठिकानों पर मुठभेड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके गैंग का सफाया होने लगा तो वो औरैया की ओर रवाना हुआ। नवंबर 2005 को पुलिस ने मुठभेड़ में निर्भय सिंह गुर्जर को मार गिराया। यूपी के पूर्वांचल में एक से बढ़कर एक डॉन हुआ, लेकिन एक डॉन ऐसा भी हुआ जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु था। उस बाहुबली का नाम है सुभाष ठाकुर। इसलिए सुभाष को यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। सुभाष ठाकुर इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं, जबकि कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। सुभाष ने अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा था जब वो मुंबई रहने के लिए पहुंचा। वहीं से सुभाष ठाकुर की एंट्री जुर्म की दुनिया में हुई। इसके बाद सुभाष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता रहा। इसी वजह से जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर के नाम का दबदबा भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब मुंबई में भी लोग सुभाष ठाकुर के नाम से कांपने लगे थे। वो बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम अपराध जगत में कदम रखता है। जैसे हर काम के लिए गुरु की जरूरत होती है, वैसे ही दाऊद को भी किसी उस्ताद की जरूरत है, जिसके चलते वो सुभाष ठाकुर के दरबार में जा पहुंचा। वहीं दाऊद इब्राहिम ने जरायम का दुनिया पाठ पढ़ा, जुर्म करने के तरीके सीखे। इसी के बाद वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया और फिर मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन। जरायम की दुनिया में सब जानते थे कि सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु है। लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते खत्म हो गए। दरअसल जब मुंबई में 1992 के ब्लास्ट हुए थे, तभी सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम अलग हो गए। इसके बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया था। इसी के बाद से सुभाष ठाकुर को अपने ही चेले दाऊद इब्राहिम की जान का खतरा हो गया था। जब सुभाष ठाकुर पकड़ा गया तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। जेब में चवन्नी नहीं, इरादे चीनी मिल मालिक बनने बार बार क्यों इम्तिहान लेती है जिंदगी। जीने से पहले ही कोई ठोक बजा कर देख ले। ये लाइन माफिया डॉन और पूर्वांचल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले डीपी यादव की है। धर्मपाल यादव को कभी प्रदेश का मिनी सीएम भी कहा जाता था। इस वक्त डीपी यादव हत्या के एक मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। पूर्व विधायक की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद डीपी यादव ने 1998 लोकसभा चुनाव में खुलेआम मुलायम सिंह यादव को चुनौती दी थी। तो डीएम हमसे बात कर, अब पता ये चला तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, अब तुरंत कर दो। हालांकि इस चुनौती में डीपी यादव को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि संभल जिला मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है और 1998 में मुलायम सिंह पहली बार यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे और यहां की जनता ने उन्हें जीत से नवाजा था।
गौतम बुद्ध नगर के सरफाबाद के रहने वाले डीपी यादव का पैतृक काम दूध बेचने का था। इस गांव के कई पहलवानों ने नाम कमाया है। कहा जाता है कि डीपी यादव ने दबंगई के बूते पर राजनीति में अलग पहचान बनाई। उसके काफिले में लग्जरी गाड़ियां और बंदूकधारी होते थे। जल्दी पैसा कमाने की चाहत ने डीपी यादव को शराब के धंधे में ढकेल दिया। शराब के धंधे में डीपी यादव ने दौलत कमाई और फिर राजनीति में उतर गया। शराब से रुपए कमाने के बाद यूपी में जातीय समीकरण को देखते हुए डीपी यादव ने समाजवादी पार्टी को चुना। 1989 में डीपी यादव पहली बार विधायक बना और मुलायम सिंह का खास बन गया। कहा जाता है कि उस चुनाव में डीपी ने खुलेआम वोटरों को धमकाकर अपने पक्ष में वोट डलवाए थे।